नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और बुलेटिन की शुरुआत भोपाल से आई बड़ी खबर के साथ। जहां प्रदेश में तबादलों पर फिलहाल रोक लग गई है। एक हफ्ते के लिए तबादलों पर रोक लगाई गई है। ग्वालियर चंबल में बाढ़ की वजह से ये रोक लागू की गई। कैबिनेट में तबादलों को लेकर दरअसल मुद्दा उठा था। सीएम शिवराज ने 15 अगस्त तक तबादलों पर रोक लगाई है। 15 अगस्त के बाद एक बार फिर तबादला आदेश हो सकेंगे। तो ये बड़ी खबर है भोपाल से। प्रदेश में तबादलों पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। एक हफ्ते की ये मियाद होगी तबादलों पर रोक की। साथ ही तबादलों पर आपको बता दें कि ग्वालियर चंबल में बाढ़ की वजह से तबादलों पर यह रोक लगाई गई है। कैबिनेट में तबादलों को लेकर मुद्दा भी उठा था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने 15 अगस्त तक अब तबादलों पर फिलहाल ब्रेक लगा दिया है। हालांकि 15 अगस्त के बाद एक बार फिर से तबादला आदेश जारी हो सकेंगे। तो चूंकि कई जिले बाढ़ प्रभावित हैं और इन जिलों में फिलहाल राहत की ज्यादा दरकार है और इस पर फोकस फिलहाल सरकार कर रही, जो प्रभारी मंत्री हैं वो भी कर रहे हैं। और इससे से जुड़े तमाम दूसरे कारण फिलहाल तबादलों पर रोक लगाई गई है। ये रोक 15 अगस्त तक रहेगी। सीएम शिवराज ने सभी तबादलों पर 15 अगस्त तक के लिए ब्रेक लगा दिया है। 15 अगस्त के बाद एक बार फिर से तबादला आदेश जारी हो सकेंगे। तो तबादलों पर विपक्ष ने भी सवाल खड़े किए थे, लेकिन फिलहाल जो वजह है तबादलों पर ब्रेक की, वो ग्वालियर चंबल क्षेत्र में आई बाढ़ की वजह से फिलहाल रोक लगाई गई है, ताकि सरकार वहां पर फोकस करना चाहती है। और बड़ी खबर, शिवराज कैबिनेट में सप्लीमेंट्री बजट को मंजूरी मिली है। विधानसभा के मानसून सत्र में यह बजट पेश होगा। सप्लीमेंट्री बजट पेश किया जाएगा और बजट में बिजली कंपनियों को सब्सिडी की राशि देने, सड़कों के मेंटेनेंस समेत कई योजनाओं के लिए राशि का प्रावधान किया गया है। तो बड़ी खबर, शिवराज कैबिनेट में सप्लीमेंट्री बजट को मंजूरी मिल गई है। विधानसभा के मानसून सत्र में सप्लीमेंट्री बजट पेश किया जाएगा और इस सप्लीमेंट्री बजट में बिजली कंपनियों को सब्सिडी की राशि देने और सड़कों के मेंटेनेंस समेत कई योजनाओं के लिए राशि का प्रावधान किया गया है। तो ये सप्लीमेंट्री बजट है जो जिसे शिवराज कैबिनेट में मंजूरी मिल गई है। जल्द ही विधानसभा के मानसून सत्र पर इसे रखा जाएगा, पटल पर रखा जाएगा। तो ये बड़ी खबर है भोपाल से। सप्लीमेंट्री बजट को शिवराज कैबिनेट में मंजूरी और सत्र में, मानसून सत्र में इसे पटल पर रखा जाएगा। जो बड़े चीजें प्रावधान किए गए हैं इस बजट में, वो बिजली कंपनियों को सब्सिडी की राशि देने और इसके अलावा सड़कों के मेंटेनेंस के अलावा कई और योजना हैं जिनके लिए पैसों का प्रावधान किया गया। राशि का प्रावधान इस सप्लीमेंट्री बजट में किया गया है। हालांकि जो मुख्य दो जानकारियां अभी तक सामने आई हैं, एक तो बिजली कंपनियों को सब्सिडी की राशि देने के लिए प्रावधान है, दूसरा सड़कों के मेंटेनेंस के लिए भी इस सप्लीमेंट्री बजट में पैसों का प्रावधान किया गया। हालांकि कई और मदें स्वाभाविक है कि जरूर होंगी जिनमें बड़े प्रावधान किए गए होंगे, क्योंकि कोरोना संक्रमण काल में कई और क्षेत्रों में भी बजट की दरकार है और संभव है कि जो बाढ़ आई है ग्वालियर चंबल क्षेत्र में, उसके मद्देनजर भी कुछ विशेष प्रावधान इस सप्लीमेंट्री बजट में किए गए हैं। तो इस सप्लीमेंट्री बजट को शिवराज कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। जल्द ही इसे सदन में भी रखा जाएगा। अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। अनुराग, सप्लीमेंट्री बजट को मंजूरी मिली है। दो बातें अभी तक क्लियर हुई हैं कि बिजली कंपनियों को सब्सिडी की राशि के लिए प्रावधान है, इसके अलावा सड़कों के मेंटेनेंस के लिए भी प्रावधान है। कुछ और भी मदें होंगी जिनके लिए इस सप्लीमेंट्री बजट में प्रावधान किया गया होगा। अनुराग,
बिल्कुल प्रशांत, देखिए आज जो कैबिनेट की बैठक हुई है उसमें सप्लीमेंट्री बजट को मंजूरी दी गई है। ये सप्लीमेंट्री बजट आगामी मानसून सत्र में पेश किया जाएगा। इसमें अलग अलग योजनाओं के लिए राशि का प्रावधान किया गया है। बिजली कंपनियों को जो सब्सिडी दी जानी है उसको लेकर 12,000 करोड़ से ज़्यादा की राशि का इस्तेमाल जो है बजट में किया गया। इसके अलावा सड़कों के मेंटेनेंस से लेकर तमाम योजनाओं के लिए जो जरूरी राशि सरकार को चाहिए कामकाज निपटाने के लिए, उस राशि का प्रावधान बजट में किया गया है। तो अनुपूरक बजट है जो कि मानसून सत्र में पेश होगा और उस विधानसभा में पेश होने से पहले आज कैबिनेट में इस सप्लीमेंट्री बजट को मंजूरी दी गई है। जी बिल्कुल बिल्कुल। एक बड़ा मसला भी है तबादलों का। अनुराग, 15 अगस्त तक के लिए रोक लगा दी गई है। वजह केवल बाढ़ है या कुछ और भी हैं? देखिए प्रशांत, वजह एक ये भी बताई जा रही है कि अभी तक जो तबादलों को लेकर विभागों की तरफ से आदेश जारी होने थे वो हो नहीं पाए, क्योंकि 7 अगस्त यानी कि अब एक दिन का समय बाकी था तबादलों को लेकर। कैबिनेट की बैठक में भी कुछ मंत्रियों ने इस मुद्दे को उठाया था और उसके बाद मुख्यमंत्री ने 15 अगस्त के बाद तबादले आदेश जारी करने की अनुमति दे दी है। यानी कि एक तरीके से कहा जाए तो एक हफ्ते का समय और तबादलों को लेकर बढ़ा दिया गया है। हालांकि हवाला इसी बात को लेकर है कि जो ग्वालियर चंबल में बाढ़ के हालात बने और सारे मंत्री जो ज्यादातर मंत्री हैं वो बाढ़ के हालातों से निपटने में लगे हैं, तो ऐसे में तबादलों पर अभी फोकस नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे में 15 अगस्त तक के लिए मंत्रियों को इस बात की छूट दी गई है कि 15 अगस्त के बाद वो आदेश जारी कर सकेंगे। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। बहुत शुक्रिया अनुराग आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो तबादलों पर भी फिलहाल 15 अगस्त तक के लिए रोक है और इसके अलावा सप्लीमेंट्री बजट को भी शिवराज कैबिनेट में मंजूरी मिल गई है। और अब अगली खबर का रुख करेंगे। अगली खबर विदिशा से है। विदिशा के कुरवाई में पिछले 3 दिनों से हो रही बारिश से अनेक गांव में पानी भर गया है। बारिश से यहां के 1 दर्जन से ज्यादा गांव प्रभावित हैं। मदौखेड़ी और जूनाखेड़ी गांव पूरी तरह से बाढ़ के पानी से चारों तरफ से घिर गए हैं, जबकि सिरावदा गांव में भी कई मकान डूब गए। प्रशासन यहां रेस्क्यू के काम में जुटा हुआ है और लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा रहा है। इसके अलावा बारिश के कारण विदिशा से कुरवाई का सड़क संपर्क भी टूट गया है। तो ये तस्वीरें विदिशा से सामने आई हैं, जहां लगातार दरअसल विदिशा के कुरवाई में पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है और इससे कई गांव पानी में डूब गए हैं। लगभग कई गांवों में पानी हो गया है और बारिश से यहां के 1 दर्जन से ज्यादा गांव प्रभावित हैं। मदौखेड़ी और जूनाखेड़ी गांव भी पूरी तरह से बाढ़ के पानी से चारों तरफ से घिर गए हैं। इधर सिरावदा गांव में भी कई मकान डूब गए हैं। प्रशासन यहां रेस्क्यू के काम में जुटा हुआ है, लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। इसके अलावा बारिश के कारण विदिशा से कुरवाई का सड़क संपर्क भी टूट गया है। तो विदिशा में भी लगातार बारिश के कारण हाल बेहाल हैं। दर्जनों गांव पानी से प्रभावित हैं। कई गांव जलमग्न हो गए हैं पूरी तरह से और बड़ी संख्या में घर भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं कैसे मंदिर से लेकर तमाम दूसरी चीजें धराशायी हो गई। और अब खबर अशोकनगर से है। अशोकनगर में बारिश का कहर जारी है। उफान पर त्रिवेणी नदी, घर में फंसे 7 में से 6 लोगों को हालांकि निकाल लिया गया है। एक व्यक्ति अब भी यहां पर फंसा हुआ है। रेस्क्यू के लिए होमगार्ड की टीम रवाना हो गई है। जिले की सभी नदियां उफान पर चल रही हैं। 50 सालों में पहली बार नदी का ये रौद्र रूप देखने को मिला है। एसडीएम रवि मालवीय ने ट्रैक्टर से पूरे हालात का जायजा लिया है। तो अशोकनगर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बारिश लगातार हो रही है, बारिश का कहर जारी है। त्रिवेणी नदी भी लगातार उफान पर बनी हुई है। एक घर में करीब 7 लोग फंसे हुए थे। बताया जा रहा है कि 7 में से 6 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, लेकिन एक व्यक्ति अभी भी बारिश में फंसा हुआ है। उसे भी निकालने की कोशिशें जारी हैं और रेस्क्यू के लिए होमगार्ड की टीम रवाना की गई है। और समीर हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। समीर, क्या स्थिति अभी क्षेत्र की? बताया जा रहा है कि त्रिवेणी नदी लगातार उफान पर है, दूसरी तरफ अभी भी लोग फंसे हुए हैं वहां पर। जी, आपको बता दूं कि जिले में सुबह से बारिश के हालात लगातार बिगड़ते ही जा रहे हैं। जहां पड़ोसी जिलों में पिछले कुछ दिनों से आपदा आई थी, अब वो आपदा ऐसा लगता है मानो अशोकनगर जिले पर आ गई है। जानकारी की बात करें, स्थिति की बात करें तो जिले की सारी नदियां लगभग खतरे निशान से ऊपर बह रही हैं, पुल से ऊपर बह रही हैं, उफान पर हैं।
ऐसे में जिले मुख्यालय के 7 किलोमीटर दूर स्थित तुमेन के पास त्रिवेणी नदी जो है काफी तेज बहाव में थी। ग्रामीणों के अनुसार 50 सालों के इतिहास में पहली बार उन्होंने नदी का ये रूप देखा है। नदी के भीतर फंसे हुए लोगों में से एक को प्रशासनिक अमले द्वारा बचा लिया गया है। वहीं डनोतियापुरा गांव जो है वहां रेस्क्यू SDRF की टीम मौके पर रवाना हो चुकी है और 6 लोग जो वहाँ फंसे हुए बताए जा रहे हैं, उनको निकालने के प्रयास जारी हैं। प्रशासनिक अमले में SDM खुद ट्रैक्टर पे पहुंचकर स्थिति का जायजा, अशोक SDM रवि मालवी है, स्थिति का जायजा लेने ट्रैक्टर पर बैठकर काफी दूर तक जाना पड़ा उन्हें खुद। उसके बाद ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रशासनिक अमला बल्कि स्थानीय विधायक भी जो है रेस्क्यू टीम के साथ बोट पर बैठकर फंसे हुए लोगों को जान जोखिम में डालकर अभी रवाना हुए हैं। ठीक है, इसके साथ ही अन्य बिल्कुल बिल्कुल जरूरी भी है कि पूरा सिस्टम एक्टिव रहे ऐसे वक्त में जब जरूरत है लोगों को। शुक्रिया आपका समीर इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर रायपुर से, जहां ओपन स्कूल 10वीं के नतीजे जारी कर दिए गए हैं। 92.67% रहा है रिजल्ट। शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने नतीजे जारी किए हैं। परीक्षा में 50,037 छात्र पास हुए हैं। 42,262 छात्र फर्स्ट डिवीजन से पास हुए हैं। परीक्षा में लड़कियों ने बाजी मारी है। 93.49% लड़कियां पास हुई हैं, जबकि 92.11% लड़कों का रिजल्ट रहा है। तो बड़ी खबर है रायपुर से, ओपन स्कूल 10th बोर्ड के नतीजे जारी कर दिए गए हैं और कुल अगर प्रतिशत की बात करें नतीजों की तो 92.67% रहा है रिजल्ट। शिक्षा मंत्री ने नतीजे जारी किए और परीक्षा में कुल 50,037 छात्र पास हुए हैं। 42,262 छात्र फर्स्ट डिवीजन से पास और जबकि लड़कियों ने एक बार फिर बाजी मारी है। लड़कियां 93.49% और 92.11% लड़के पास हुए। अगली खबर का रुख करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम बदले जाने पर कहा कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार देश के हर खिलाड़ी को हॉकी के जादूगर ध्यानचंद जी के राष्ट्र के प्रति समर्पण, उनका मान बढ़ाने के उनके संकल्प और उनकी ऐतिहासिक उपलब्धियों से प्रेरित कर विश्व खेल जगत में तिरंगे को और शिखर तक ले जाएगा। शाह ने अपने ट्वीट में कहा है कि देश के सर्वोच्च खेल सम्मान खेल रत्न अवार्ड को देश के महानतम खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर रखना उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि है। ये खेल जगत से जुड़े हर व्यक्ति के लिए एक गर्व का निर्णय है। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सभी देशवासियों की ओर से अभिनंदन करता हूं। बड़ी खबर बिलासपुर से, दल्ली राजहरा में बीएसपी माइनिंग का मामला। प्रभावित क्षेत्र को डीएम फंड नहीं देने पर याचिका दायर की गई है। हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद नोटिस जारी किया है। राज्य सरकार बीएसपी डीएमएफटी को नोटिस जारी किया गया है। कोर्ट ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। बड़ी खबर है बिलासपुर से, दरअसल दल्ली राजहरा में बीएसपी माइनिंग के मामले में प्रभावित क्षेत्र को डीएमएफटी फंड नहीं देने पर याचिका दाखिल की गई है। हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद इस मामले में नोटिस भी जारी किया है। राज्य सरकार बीएसपी डीएमएफटी को ये नोटिस जारी हुआ है। कोर्ट ने नोटिस जारी कर अब इस पूरे मसले पर जवाब तलब भी किया है। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से है, जहां 2 आतंकी ढेर कर दिए गए। सुरक्षा बलों के साथ आतंकियों की मुठभेड़ हुई। राजौरी के थाना मंडी इलाके में मुठभेड़ चल रही। मुठभेड़ में बताया जा रहा है कि 2 आतंकियों को ढेर किया गया। हालांकि मुठभेड़ अभी भी जारी है। तो ये बड़ी खबर है जम्मू कश्मीर से, 2 आतंकियों को मुठभेड़ में मार गिराया गया है, ढेर कर दिया गया है। सुरक्षा बलों के साथ आतंकियों की ये मुठभेड़ हो गई और इस मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर कर दिए गए। राजौरी के थाना मंडी इलाके में ये मुठभेड़ जारी है। और उत्तर प्रदेश की जेलों में भी कोरोना को हराने की कवायद पूरी रफ्तार से जारी है। कोविड की दूसरी लहर के बाद सरकार ने सूबे के तमाम जेलों में टीकाकरण करवाने के निर्देश जारी किए थे, जिसके तहत मुरादाबाद जिला कारागार ने सबसे पहले तमाम कैदियों का टीकाकरण करवाकर रिकॉर्ड कायम कर दिया है।
कोरोना काल में जेल की सख्त सलाखें भी कोरोना को जेल के अंदर पैर पसारने से रोक नहीं पाई थी। कोरोना की दूसरी लहर में मुरादाबाद जेल के कई कैदी भी संक्रमण के शिकार हुए थे। लिहाजा तीसरी लहर के खतरे को भांपते हुए इस बार मुरादाबाद जेल अधिकारियों ने कोई चूक नहीं की। सरकार से निर्देश मिलने के बाद जेल अधिकारियों ने मौके की नजाकत को भांपते हुए वक्त पर टीकाकरण का फैसला लिया और मुरादाबाद जिला कारागार में बंद करीब 3350 कैदियों का टीकाकरण करवा दिया। जिला कारागार मुरादाबाद उत्तर प्रदेश की पहली जेल है जिसमें 100% वैक्सीनेशन करा दिया गया है। हम लोगों ने स्वास्थ्य विभाग से मिलकर एक अभियान चलाया, वैक्सीनेट प्रिजन एंड सेव प्रिजनर्स। इस अभियान के तहत सभी बंदियों को पहली डोज लगा दी गई है। जेल प्रशासन से मिली जानकारी के मुताबिक अब तक मुरादाबाद जिला कारागार में बंद 3350 कैदियों को पहली डोज लगाई जा चुकी है, जबकि 650 बंदियों को वैक्सीन की दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। जिला कारागार अधिकारी के मुताबिक जेल के अंदर कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए उन्होंने बाकायदा एक सिस्टम बनाया हुआ है, जिसके तहत अस्थायी कारागार से आने वाले कैदियों की संख्या जैसे ही 50 तक पहुंचती है, स्वास्थ्य विभाग की टीम आकर कैदियों को टीका लगा जाती है। इतना ही नहीं, मुरादाबाद जेल प्रशासन जरूरत पड़ने पर और अस्थायी कारागार में बंद कैदियों की कोविड टेस्ट भी करवाती रहती है, ताकि किसी भी कीमत पर जेल के अंदर कोरोना किसी को छू भी नहीं पाए। पहली डोज हम लोगों ने लगभग 3350 बंदियों को दे दी है तथा दूसरी डोज 650 बंदियों को लग चुकी है। कोरोना वायरस की चेन तोड़ने के लिए सरकार तमाम जरूरी उपायों पर ध्यान दे रही है, फिर चाहे आम नागरिकों का टीकाकरण हो या फिर जेल में बंद कैदियों का। उम्मीद है वैक्सीनेशन की ये ढाल कोरोना की तीसरी लहर पर लगाम कसने में पूरी तरह से कारगर साबित होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और नेटवर्क 18 ये सुनिश्चित करना चाहता है कि हर भारतीय को कोविड-19 टीका मिले। टीकाकरण जागरूकता बढ़ाने के लिए नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की पहल संजीवनी अ शॉट ऑफ लाइफ को सपोर्ट करें। हेल्थ एक्सपर्ट अपोलो 24/7। क्या सैनिटाइजर हानिकारक हैं? क्या टीके आपके डीएनए को संशोधित करते हैं? क्या टीकाकरण आपको कोविड-19 से संक्रमित कर सकता है? क्या ये कुछ सवाल आपके मन में हैं? खैर, अब एक जगह है जहां आपके सभी प्रश्नों का उत्तर दिया जा सकता है, और ये सब आपके फोन पर। नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक के राष्ट्रव्यापी वैक्सीन जागरूकता अभियान के तहत कोविड-19 के खिलाफ संजीवनी अ शॉट ऑफ लाइफ संजीवनी व्हाट्सएप हेल्पलाइन शुरू की गई है। आपको बस 7977773753 नंबर पर व्हाट्सएप करना है और आपको तुरंत अपने उत्तर प्राप्त होंगे। जानकारी जिससे जांच और क्रॉस चेक किया गया है, तो आगे बढ़ें, कोविड-19 पर अपने प्रश्नों को व्हाट्सएप करें और अपनी जरूरत की सभी जानकारी प्राप्त करें। संख्या है 7977773753। और यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अंबिकापुर में किन्नर समुदाय के 2 गुटों में विवाद। एक गुट ने सर्जरी के जरिए किन्नर बनने का लगाया आरोप। शिकायत के बाद जांच में जुटी पुलिस। कवर्धा में कोरोना के कम हुए केस। 24 घंटे में नहीं मिला एक भी संक्रमित। जिले में केवल 3 एक्टिव मामले। अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के स्थापना के 1 साल पूरे। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। दीप जलाकर मनाया उत्सव। धमतरी में भगवान राम के भक्तों ने निकाली भव्य रैली। अयोध्या में मंदिर निर्माण का 1 साल पूरा होने पर उत्सव। बाढ़ के वर्तमान हालत पर सीएम ने पीएम मोदी से की बातचीत। राहत कार्यों और बुनियादी दिक्कतों की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी जानकारी। पीएम ने हर संभव मदद का दिया भरोसा।
बाढ़ के हालात पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी की बात। केंद्र के कई बचाव दल से मिल रहे सहयोग को लेकर दी जानकारी। अमित शाह ने हर संभव मदद का दिया भरोसा। दतिया में सिंध नदी का जलस्तर घटने के बाद दिखा बर्बादी का आलम। कोटरा गांव में कच्चे मकानों की तस्वीरें और तबाह हुए सामान की तस्वीरें आई सामने। ग्वालियर चंबल नदी में 2 दिन में बहे 6 पुल। सिंध नदी पर बने पुल के बहने के बाद दिए जांच के आदेश। पीडब्ल्यूडी विभाग ने जांच के लिए दिया आदेश। आगर मालवा में लगातार बारिश के बाद कुंजालिया बांध के 4 गेट खोले गए। निचले इलाकों में अलर्ट जारी। नदी का जलस्तर और बहाव को देखते हुए लोगों से डैम से दूरी बनाए रखने की अपील। गुना में करोड़ों रुपए से बनी कलेक्ट्रेट भवन के घटिया निर्माण की खुली पोल। बारिश में टपक रही कलेक्ट्रेट ऑफिस की छत समेत कई विभागों की छत। कर्मचारी बारिश के दिनों में हो रहे परेशान। शिवपुरी में जिला अस्पताल के वार्ड की टपक रही छत। अस्पताल प्रशासन ने नहीं दिया ध्यान। वार्ड में मरीज हैं भर्ती। सिंगरौली में पुलिस की कार्यशैली पर सवाल। गांजे की तस्करी के शक में युवक की बीच सड़क पर पिटाई। वीडियो वायरल होने के बाद एएसआई और सिपाही सस्पेंड। देवास में सीएमएचओ से भिंड आशा उषा कार्यकर्ता खराब टैबलेट को लेकर किया हंगामा। सीएमएचओ के समझाने के बाद मामला हुआ शांत। श्योपुर में बाढ़ से बिगड़े हालात से जनता परेशान। जय स्तंभ चौक पर किया चक्का जाम। प्रशासन की गाड़ियों पर किया पथराव। विधायक कलेक्टर अफसरों को सुनाई खरी खोटी। रीवा के संजय गांधी अस्पताल में बड़ी सुविधाएं। सोनोग्राफी, एक्सरे की नई मशीनें, नेटल्ला न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा हर रोग दफा। ब्रेक बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा आज दर्शन करने के लिए उज्जैन के महाकाल मंदिर पहुंचे। यहां उन्होंने प्रदेश में आई प्राकृतिक आपदा, बाढ़ से बचाव और निजात के लिए प्रार्थना की। महाकाल के दरबार में गृह मंत्री की मत्था टेकते हुए तस्वीरें भी सामने आई हैं। नरोत्तम मिश्रा ने प्रदेश की सुख शांति के लिए महाकाल से प्रार्थना की है। तो प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा आज उज्जैन में हैं, जहां वो महाकाल के दर्शन करने पहुंचे हैं और यहां उन्होंने प्रदेश में आई बाढ़, प्राकृतिक आपदा और बाढ़ से बचाव और निजात के लिए प्रार्थना की। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा महाकाल के दर्शन करने उज्जैन पहुंचे और नरोत्तम मिश्रा ने प्रदेश की सुख शांति के लिए महाकाल से विनती की है, प्रार्थना की है। नरोत्तम मिश्रा पहुंचे और महाकाल, जहां विधि विधान के साथ उन्होंने पूजा भी की, महाकाल की दर्शन किए और भगवान भोलेनाथ से उन्होंने प्रदेश में आई प्राकृतिक आपदा और बाढ़ से बचाव और निजात के लिए प्रार्थना की है, आरती करके। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप। महाकाल के दर्शन किए, पूजा अर्चना की। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आशीर्वाद लिया।
और इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन आखिर में नजर हेडलाइंस पर। Headlines